शैलेंद्र सरस्वती जी। को नमस्कार। हम सब जानते हैं योग का अर्थ है जोड़, संयुक्त होना। आज मैं योग के पीछे जो दर्शन, जो फिलॉसफी छिपी है उसके संबंध में थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहली बात, योग एक विज्ञान है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। योग करने के लिए किसी श्रद्धा, आस्था, मान्यता की जरूरत नहीं है। जैसे साइंस में हम जिज्ञासा के द्वारा खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग का जब परिणाम आता है उससे हम सत्य को जानते हैं। ठीक ऐसे ही योग भी एक प्रयोग है, अपनी अंतरात्मा में, अपनी चेतना में प्रयोग करने का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बाहर विज्ञान में कोई खोज होती है और तब वह सार्वजनिक और सार्वभौम हो जाती है। एक ईसाई वैज्ञानिक ने बिजली का बल्ब खोजा, इसलिए बिजली ईसाई नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि बिजली का बल्ब सिर्फ ईसाई जलाएंगे तब जलेगा, कोई भी जला सकता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेनिसिलिन सिर्फ स्कॉटलैंड वासियों पर असर करेगी। दवाई सबके लिए है। ठीक ऐसे ही योग को समझना, बहुत लोगों को मैं देखता हूं वे उसको देश से, राष्ट्रीयता से, जाति से, धर्म से जोड़ लेते हैं और तब हम उसको संकीर्ण कर लेते हैं, घेरे में बंद कर लेते हैं। नहीं, यह भूल हमें नहीं करनी है। योग का मतलब है जुड़ना। अगर हम सारे जगत से जुड़ना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को जीना चाहते हैं, जैसा कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने कहा है, ठीक ऐसा ही ये मत कहना कि योग हिंदुओं का है, कि भारतीय है, कि ब्राह्मणों ने खोजा। ठीक है, धन्यवाद के पात्र हैं वे जिन्होंने खोजा, लेकिन योग सबके लिए है। इस पर कोई सील मोहर नहीं लगी है किसी जाति की, धर्म की, राष्ट्रीयता की, भाषा की। योग का मतलब है संश्लेषण, जोड़। युग्म शब्द संस्कृत का है जिससे है बना है। यह सारा परिवार जैसा है एक संसार। हम कहते हैं सोलर फैमिली, सौरी परिवार, सारे ग्रह नक्षत्र जो घूम रहे हैं सूरज के आसपास, पृथ्वी घूम रही है, सौर परिवार कहते हैं। ठीक ऐसे ही पृथ्वी पे जो है यह मनुष्यों का एक परिवार है। मनुष्यों का ही नहीं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। यह जोड़ कहां कहां कैसे कैसे है, इसके कुछ आयामों पर मैं बहुत संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा, और विशेषकर आधुनिक विज्ञान कहां सपोर्ट करती है योग के इस दर्शन को। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत खोजा और उससे सिद्ध हुआ कि हम अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज हम जो भी हैं उसमें पीछे के करोड़ों साल का इवोल्यूशनरी प्रोसेस का हाथ है। हम टूटे हुए अलग थलग नहीं हैं अतीत से, और इसका मतलब यह भी हुआ कि आगे जो कुछ होगा वह हमसे ही आगे विकसित होगा, वह भी जुड़ा हुआ है। तो हम अतीत से और भविष्य से जुड़े हुए हैं, एक लिंक है दोनों के बीच में। दूसरी चीज वैज्ञानिकों ने खोजी कि परमाणुओं में एक दूसरे से जो अंतर है, समझो सोना और लोहा, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गिनती का भेद है। सब एटॉमिक पार्टिकल सब में वही के वही हैं। कितनी बड़ी संयुक्तता को खोजा। हम समझते हैं लोहा और सोना इतने अलग अलग, कितना भेद है इनमें। एक है ऑक्सीजन सबको जलाने वाली, और एक है हाइड्रोजन खुद विस्फोट करके जलने वाली, लेकिन दोनों को मिला दो तो पानी बन जाता है, आग को बुझाने वाला। गुण बिल्कुल अलग अलग, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही के वही हैं, सिर्फ उनकी गिनती का भेद है। 100 से ज्यादा तत्व सिर्फ गिनती के भेद से बने हैं। तीसरी बात वैज्ञानिकों ने खोजी कि हम जिसको ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की तरंगें। उदाहरण के लिए प्रकाश को हम जानते हैं, उसमें 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। सिर्फ उनमें
वेवलेंथ का फर्क है और कोई भी अंतर नहीं। और उसको और दूसरी तरफ खींचते जाएं तो हम एक तरफ पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी रेडियो वेव्स तक, और दूसरी तरफ जाएं तो छोटी छोटी माइक्रोवेव तक। कितने प्रकार की वेव्स, फर्क क्या है? सिर्फ लहर की ऊंचाई, गहराई और कितने देर बाद दूसरी लहर आती, उसमें फर्क है। फ्रीक्वेंसी का फर्क है बस, और कुछ भी नहीं। वही इलेक्ट्रिक वेव एक्सरे की मशीन से गुजरकर एक्सरे बन जाती है। वह लाइट वेव जो हमारे शरीर के आर पार नहीं जा सकती थी, एक्सरे बनकर शरीर के आर पार चली जाती है, भीतर से हड्डियों की फोटो ले आती है। सारे गुणधर्म बदल गए। और भेद क्या है प्रकाश में और एक्सरे में? वेवलेंथ का बस। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। स्पेक्ट्रम के दो कोनों को हम देखें, लाल और बैगनी, तो हमको विरोधी नजर आते हैं, और अगर हम पूरे रेंज पर गौर करें तो हम पाते हैं लाल ही धीरे धीरे ऑरेंज बन गया, ऑरेंज धीरे धीरे पीला बन गया, पीले से हरा, नीला, क्रमशः डार्क नीला, जामुनी और बैगनी हो गया। इस तरफ फिर अल्ट्रावायलेट है, उस तरफ इंफ्रारेड है। सबकी क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग, सिर्फ वेवलेंथ का फर्क है। चौथी चीज वैज्ञानिकों ने खोजी, जगत में सबको जोड़ को बता रही है, वह है कि ऊर्जा और पदार्थ अलग अलग नहीं, एक हैं। करोड़ों सालों से जाना जा रहा था कि शक्ति अलग चीज और पदार्थ अलग है। वैज्ञानिक जो अपने आप को मटेरियलिस्ट कहते थे, पदार्थवादी कहते थे, उन्होंने स्वयं खोजा कि मैटर है ही नहीं, सिर्फ तीव्र गति से घूम रही ऊर्जा है। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध फार्मूला आप सब जानते हैं, E = mc², जहां E एनर्जी है और m मास है पदार्थ का। कन्वर्टेबल है। उसी आधार पर परमाणु बम बना। एक छोटे से परमाणु को तोड़ने पर महाशक्ति पैदा हुई, क्योंकि भेद कुछ नहीं है, एक ही है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। पांचवा पॉइंट जोड़ का, वह भी आइंस्टीन की अद्भुत खोज है। उसने कहा कि टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं है, और उसने गणितीय रूप से सिद्ध किया, टाइम इज द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस। हजारों साल से इस बात पर दार्शनिक बहुत बहस करते थे, विवाद करते थे कि समय क्या है। कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं बन पाती थी। अब क्लियर हो गया कि वह आकाश का ही एक आयाम है। 3 डायमेंशनल स्पेस हम सब जानते हैं, एक डायमेंशन और है, वह टाइम है। अब समय और आकाश को अलग अलग नहीं माना जाता, उनके लिए एक संयुक्त वर्ड बन गया, समयाकाश, दिक् काल, स्पेस टाइम इकट्ठा। इसके बाद एक और अद्भुत खोज हुई 1930 में, विशेषकर हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, उन्होंने खोजा कि जिसको हम अभी तक कण कह रहे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल, और जिसको लहर कह रहे थे, ऊर्जा की तरंग, ये दोनों भी अलग अलग नहीं है। बड़ी मुश्किल हो गई। फिर क्या कहें, एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, क्वांटा, और वहां से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। तो कण और लहर अलग अलग नहीं हैं, जुड़ी हुई हैं, एक ही हैं। वही चीज कभी कभी कण जैसी आभासित होती है, और वही चीज कभी कभी लहर जैसी। सदा से दो विपरीत चीजों को जिन्हें समझा गया था, अंत में पाया गया कि वो भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और अद्भुत चीज खोजी गई कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल का मूवमेंट है, हम सोच रहे हैं कि सर्किल लगा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, यहां से वहां नहीं जा रहा, वो यहीं के यहीं डिसअपियर हो जा रहा है, एनिहिलेशन, और थोड़ी दूर जाके फिर अपीयर हो जा रहा है। सृष्टि और प्रलय कंटिन्यूअस चल रही है, प्रकट और अप्रगट बार बार हो रहा है। यहां से वहां जा नहीं रहा, यहां का यहीं गायब हो गया, और थोड़ी दूर पे वहां जाके फिर प्रकट हो गया। कुल मिलाकर हमें लगता है कि एक लाइन में जा रहा है, सर्किल में घूम रहा है। ये भी बड़ी विचित्र खोज है। वो कभी कण जैसा है, कभी लहर जैसा है, कभी है और कभी नहीं है। अस्तित्व और अनस्तित्व, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की विकसित हुई, आप सब जानते होंगे, सिर्फ 0 और 1, 0 और 1, 0 यानी नहीं है, 1 यानी है और नहीं है, ये आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, ये भी एक युग्म है।
उपनिषद के ऋषि कहते थे ब्रह्म भी ऐसा ही है, संभूत ब्रह्म और असंभूत ब्रह्म, मैनिफेस्टेड गॉड और अनमैनिफेस्टेड गॉड, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। संसार और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं, प्रकट हो गया तो संसार, अप्रकट हो गया तो परमात्मा। इसके बाद मनोविज्ञान आया लगभग 100-125 साल पहले, और उसने एक अद्भुत खोज की कि हम जिसे तन और मन कहते हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। एक नया शब्द गढ़ा गया, जैसे कण लहर के लिए एक नया शब्द बना क्वांटा, ठीक ऐसे बॉडी और माइंड के लिए एक नया शब्द बना साइकोसोमेटिक। साइकिक अकेले नहीं, सोमेटिक अकेले नहीं, तन मन आपस में संयुक्त हैं। तन पर कुछ होता है तो उससे मन प्रभावित हो जाता है, मन में कुछ होता है तो तन प्रभावित हो जाता है। हमारी कितनी ही बीमारियां साइकोसोमेटिक इलनेस हैं। मन में चिंता है लेकिन हृदय की धड़कन तेज हो गई, मन में भय है, पेट में अल्सर बन गया, ब्लीडिंग होने लगी। सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। हम पेट के अल्सर का कितना ही इलाज करते रहे, जब तक मन से हम उस व्यक्ति को ठीक ना करेंगे, बार बार फिर अल्सर होता ही रहेगा, एसिडिटी बढ़ती रहेगी। तन मन आपस में जुड़े हुए हैं, शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही हैं। इसके बाद अगला बिंदु मैं कहना चाहता हूं, 9वां, कि हम जिसको जड़ और चेतन कहते थे अलग अलग, योग में उनको भी एक माना जाता है। ये मिट्टी, पानी, वायु, हवा, आकाश जिनसे मिलकर शरीर बना है। पहले हमको लगता था हम ही जीवित हैं, पशु पंछी जीवित हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जगदीश चंद्र बसु ने खोज की कि पौधे भी जीवित हैं। वैज्ञानिक रूप से उन्होंने साबित किया। फिर माइक्रोस्कोप बनाओ, पता चला कि जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं बहुत छोटे जीव, बैक्टीरिया, वो भी जीवित हैं। उसके और कुछ साल बाद पता चला कि वायरस भी जीवित हैं। और रिसेंटली कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा उनको बायोलॉजी में रखें कि केमिस्ट्री में रखें। यूं तो सिर्फ रासायनिक पदार्थ हैं लेकिन उनमें जीवन के लक्षण हैं। बीच में एक लिंक है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, फिजिक्स को जोड़ रही है। अगर जड़ और चेतन अलग अलग होते तो जरा सोचिए, मिट्टी से उत्पन्न हुआ गेहूं और चावल और सब्जी और फल, उसको हम खाते हैं, हम कैसे जीवित हो जाते फिर उसको खा के। उसने हमको जीवन दिया, उसके मतलब उसमें जीवन था। उस पेड़ पौधों को माटी से जीवन मिला, पानी से, वायु से मिला, इस मतलब उसमें जीवन था। उस पौधे ने फोटोसिंथेसिस की सूरज में, इसका मतलब सूरज की किरणों में जीवन था। तो जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं है योग के दर्शन के हिसाब से। 10वां बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निरीक्षण किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, तो पाया गया कि जब उनका अवलोकन करो तो उनका व्यवहार बदल जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी जीवित हैं। कोई उनको देख रहा है तो अपना व्यवहार बदल लेते, नहीं देख रहा तो अलग ढंग के हो जाते हैं। देखो तो वो कण बन गया, ना देखो तो वो लहर था। इसका मतलब दृश्य और दृष्टा जुड़े हुए हैं, एक बड़ा गहरा योग है, ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। और ध्यान में तो सदा से ध्यानी जानते रहे हैं, हम अपने मन के विचारों या भावनाओं के जब दृष्टा बनते हैं, साक्षी बनते हैं, अचानक विचार और भावनाएं गायब हो जाते हैं। अगर हम नहीं साक्षी हैं तो वे चल रहे हैं। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात से राजी हो गए हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल को देखो तो गायब हो जाता है, नहीं देखो तो कुछ और हो जाता है। 11वां बिंदु मैं कहना चाहूंगा, अभी पिछले साल जिन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिली है, उन्होंने एक अद्भुत बात खोजी कि हम जिसको दूर और पास कहते थे वे भी जुड़े हुए हैं। जिनको नोबेल प्राइज मिली है उन्होंने अद्भुत बात खोजी। संक्षेप में कह रहा हूं, लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। हमारा ये कहना कि ये चीज यहां है, वो चीज वहां है, नहीं। जब वो जुड़े हुए हैं तो उनको लोकलाइज कर कैसे सकते हैं। इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, 1935 में आइंस्टीन ने एक
पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने खूब मजाक उड़ाई थी और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया था कि क्वांटम फिजिक्स वाले जो कह रहे हैं कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, एक को कुछ करो तो दूसरा प्रभावित हो जाएगा, चाहे वो कितनी ही दूर हो। तो आइंस्टीन का ये नहीं हो सकता, ये तो स्पूकी एक्शन, तो कोई भूत प्रेत का मामला लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगभग 90 साल बाद पिछले साल अब ये भली भांति सिद्ध हो गया कि होता है, ये स्पूकी एक्शन नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। वो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स करोड़ों करोड़ों मील दूर हों, अगर इस पार्टिकल को हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरा वहां एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब यहां से वहां कैसे इंफॉर्मेशन गई, बड़ा रहस्य है। यहां से वहां इंफॉर्मेशन नहीं गई क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। आधुनिक विज्ञान कह रहा है वो अलग अलग हैं ही नहीं। तो दूर और पास में एक बड़ा जोड़ है। 12वीं चीज मैं कहना चाहूंगा सापेक्षता, रिलेटिविटी की। हम जिनको कंट्राडिक्टरी कह रहे हैं वे वास्तव में कंप्लीमेंट्री हैं। उनमें जो डिफरेंस है वो क्वालिटेटिव नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव है। उल्टी दिखाई पड़ने वाली चीजें आपस में बहुत गहरे जोड़ में हैं, संयुक्त हैं। तो योग को विभिन्न विभिन्न आयामों में समझना। 13वां बिंदु में कहना चाहता हूं, क्षुद्र और विराट का आपस में बड़ा जोड़ है। अभी रिसेंटली फिजिक्स वालों ने एक नई थ्योरी निकाली है जिसको वो कहते हैं थ्योरी ऑफ केओस, और उसके अनुसार मजाक में कह रहा हूं एक स्थूल उदाहरण देके कि हो सकता है दिल्ली में एक तितली अपना पंख फड़फड़ाए और साउथ अमेरिका में भूकंप आ जाए उसकी वजह से। हम कहेंगे कैसे हो सकता है, असंभव। हम जिसको छोटा कह रहे हैं जिसको बड़ा कह रहे हैं वे भी आपस में संयुक्त हैं और ऐसा हो सकता है। थ्योरी ऑफ कियास पढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़िए और आप हैरान होंगे। हम जिसको मैक्रोकॉस्म कह रहे हैं और जिसको माइक्रोकॉस्म कह रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट गैलेक्सी, ये सब आपस में जुड़े हैं। योग के ऋषियों ने कहा है कण कण में भगवान। कबीर ने कहा है बूंद समानी समुद्र में। इतना ही नहीं, फिर कहा है समुद्र समाना बूंद में। आज पूर्णिमा का यह दिन सदगुरु कबीर की जयंती भी है। उनके वचन आज वैज्ञानिक कसौटी पर साबित हो गए। 14वां बिंदु में कहना चाहूंगा, देने वाला और लेने वाला जुड़े हुए हैं। दान और ग्रहण इकट्ठे हो रहे हैं। यही इकोलॉजी का बेस है। इकोलॉजी साइंस यही कह रही है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। बड़ा लेन देन चल रहा है। अगर ये संसार एक परिवार ना होता तो लेन देन कैसे होता, और जितना ज्यादा लेन देन होगा उतना ही ज्यादा जीवन होगा। और जहां लेन देन छूट जाएगा वहां सब चीजें मृत हो जाएंगी। तो यहां भी चीजें जुड़ी हुई हैं। 15वां बिंदु में कहना चाहूंगा, हम दो विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र और परतंत्र। ये दोनों गलत हैं, इनको भी जोड़ लो। इस जगत में सब कुछ परस्पर तंत्र है, इंटरडिपेंडेंट। तो ये दो शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। ना तो कोई इंडिपेंडेंट है और ना कोई डिपेंडेंट है, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं और सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सारा जगत एक यूनिट है, इसलिए तो हम ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं, यूनि, एक। ऋषि तो सदा से ऐसा कहते रहे, योगी तो हमारे ऐसा कहते रहे, अब वैज्ञानिक भी कहने लगे। 6वां बिंदु में कहना चाहूंगा, हम मनुष्यों का जो होना है, मानवता, वह दो चीजों के बीच का जोड़ है। एक तरफ पाश्विकता है और दूसरी तरफ दिव्यता है, भगवत्ता है। हम बीच के सेतु हैं। जानवरों से हम आए हैं और हमें बुद्ध और महावीर और कबीर और कृष्ण की तरह हो जाना है। हम एक सेतु हैं, एक लिंक है, एक ब्रिज। मनुष्यता एक ब्रिज है जहां से हमको गुजरना है और आगे बढ़ना है। तो ये अतीत और भविष्य इस मामले में भी जुड़े हुए हैं।
हम जैसे हैं वैसे तृप्त नहीं हो सकते और इसलिए कोई मनुष्य मनुष्य होकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे आगे बढ़ना है, मंजिल आगे पुकार रही है। 17वां बिंदु है, चेतन और अचेतन भी आपस में जुड़े हुए हैं और फिर चेतना के दो रूप हैं, स्वचेतन और स्व अचेतन। पशु पंक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वे स्वयं के प्रति अचेत हैं, लेकिन मनुष्य में एक नई संभावना है, हम स्वयं के प्रति सचेत हो सकते हैं। जब हम अपने भीतर जाते हैं, अंतर यात्रा करके ध्यान में डूबते हैं, योग के अष्टांग मार्ग पे चलते हैं, तब हमें पता चलता है हमारे 7 चक्र हैं, हमारे 7 शरीर हैं। बड़ा गहरा जोड़ है। केवल शरीर और आत्मा को देखो तो दोनों विपरीत नजर आते हैं। अगर इन 7 शरीरों को जानो तब हमें पता चलता है कि ये तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म की तरफ चले। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो स्वयं के प्रति सचेत होना, यहां से योग की साधना शुरू होती है, साक्षी भाव की, दृष्टा भाव की, ध्यान की। इसके बाद 18वां बिंदु है, स्व और सर्व जुड़े हुए। मैं का होना विलीन हो जाता है। यह योग का क्लाइमैक्स है। 20वां बिंदु मैं कहना चाहूंगा, जीवन और मृत्यु भी आपस में जुड़े हुए हैं। संत कबीर ने कहा है, यम से पलट भये हैं राम। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, दोनों जुड़े हुए। एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ परमात्मा है। वाल्मीकि की कहानी हमने सुनी ना, मरा 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 जपते राम को उपलब्ध हो गए। मरा और राम अलग अलग नहीं है। ओशो की एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूं, लेकिन जो व्यक्ति उस प्रयोग को करेगा वह परम जीवन को, अमृत जीवन को जान लेगा। जीवन और मृत्यु भी आपस में जुड़े हुए हैं। और आखिरी 21वां बिंदु में कहना चाहता हूं, योग और वियोग भी आपस में जुड़े हुए हैं, विरह और मिलन। क्यों हम परमात्मा को भूल गए, कैसे हम संसार से युक्त हो गए, हमारा वियोग हो गया प्रभु से। यह भी एक खेल है, एक लीला है, ताकि हम पुनः योग कर सकें, ध्यान में डूब सकें, प्रभु से जुड़ सकें। इसको गैर गंभीरता से मत लेना। तो प्यारे मित्रों, मैंने ये 21 बिंदु कहे जहां पर योग का दर्शन, योग की फिलॉसफी आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझी जा सकती है, मनोविज्ञान के आधार पर समझी जा सकती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, अर्थात एक यूनिवर्सल सच्चाई के एक पार्ट है। ये तो हो गई सिर्फ समझने के लिए बात, लेकिन इससे योग का अनुभव नहीं हो जाएगा। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं ओशो फ्रेग्रेंस के व्यवहारिक प्रायोगिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हफ्ते में एक बार यह कार्यक्रम होता है, फिर एक वीक छोड़कर फिर दूसरा कार्यक्रम होता है। महीने में 2 बार 2 सप्ताह यह कार्यक्रम होता है, जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन भाग ले सकते हैं और योग में जीना सीख सकते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनको सिर्फ स्मृति में संजोने कुछ ना होगा, वो जीवन में कैसे उतरे। और दूसरी बात, हमारे ऑफलाइन कैंप भी होते हैं, आप उसमें भी आकर भाग ले सकते हैं। अभी हमारा नवनिर्मित आश्रम है श्री रजनीश ध्यान मंदिर, जिला सोनीपत में, हरियाणा में। वहां आकर भी आप योग के इन प्रयोगों में भाग ले सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी मित्रों को भी धन्यवाद। ओशो जिंदगी